गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। 7 नंबर का एग्जाम में आता है। लॉज ऑफ मोशन में आपके पास सबसे पहले है कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड इनर्शिया। फोर्स एंड इनर्शिया। अच्छा, आपने फोर्स के बारे में कुछ या कुछ तो पिछले वाली क्लासों में कुछ आपने जरूर पढ़ा होगा। तो फोर्स की बात करने से पहले थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूं। पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था काइनेमैटिक्स, और जब काइनेमैटिक्स की आपको हमने डेफिनेशन बताई थी तो हमने आपसे कहा था कि काइनेमैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशन विदाउट चेंजिंग इनटू अकाउंट द कॉज और द फैक्टर्स विच कॉज मोशन ऑफ द बॉडी। कि हम मोशन को तो स्टडी करेंगे, लेकिन उसके लिए रीज़न क्या थे, उसके मोशन में होने के कारण वो उनके बारे में हम जो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। तो आपके दिमाग में ये तो बात आती होगी कि अगर उन फैक्टर्स को भी अगर आपने अपने अकाउंट में लिया, उनको भी आपने यूज़ किया है, तो उस समय ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द study of bodies in motion when the factors are also taken into account which cause the motion, it is called as dynamics. अब आपके दिमाग में ये भी तो बात आएगी कि what is the cause of motion, what is the cause that due to which a body is set into motion, and my dear students, it is the force. ये फोर्स है जिसके कारण एक बॉडी मोशन में होती है। सो हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है इसी की स्टडी जो है, तो इसी को हम डायनेमिक्स कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं डायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्स। तो फोर्स क्या है, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि फोर्स इज ए पुश और पुल। इतना ही आमतौर पर पढ़ाया जाता है, बच्चों को समझ भी इतनी आती है। अब चूंकि आप बड़े हो चुके हैं तो अब आपको थोड़ा डीप में जाना चाहिए। तो अब हम ये बात कहेंगे, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट। ये एक एक्सटर्नल एफर्ट है। एक्सटर्नल एफर्ट है आपका कि जिसके कारण या तो एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, अपना यूनिफॉर्म मोशन को या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देती है या चेंज करने की कोशिश करती है। यहां दो बातें आ गई हमारे पास। मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एनी डेफिनेशन ये है कि इट इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए पुश और पुल which either changes or tends to change the state of rest of a body, the uniform motion of a body, or the direction of motion of a body. It is called as a force. मैं एग्जांपल एक आपके सामने रखता हूँ। सपोज मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने एक टेबल पे रखा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, थोड़ा सारा यहाँ से पुल दूंगा, इसको पुश दूंगा, एक थोड़ा सा पुश दूंगा तो ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा। अगर मैं इसको अपनी तरफ खींचूंगा तब भी ये स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा। इट मीन्स इट हैज चेंज्ड इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन इफ आई पुश दिस वॉल। अगर इस वॉल को, इस दीवार को मैं यहां से एक पुश लगाऊं, एक धक्का दूं, तो क्या ये दीवार हिलेगी? नहीं हिल पाएगी। अगर मैं इस दीवार में कोई चीज लगी है उसको पकड़ करके अपनी तरफ खींचूं, तो क्या ये पूरी दीवार मेरे खींचने से मेरी तरफ आ जाएगी? नहीं आ पाएगी। इसलिए हमने कहा कि it is an external effort which is in the form of push or pull, which either changes the state or it tends to change the state.
वो चेंज होती है या नहीं होती वो बात की बात है, लेकिन यानी हो हम कोशिश करते हैं उसकी स्टेट को चेंज करने की। ये तो आ गया स्टेट ऑफ रेस्ट। अब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, एक जो बैट्समैन है वो जब एक बॉल को हिट करता है तो वो बॉल ऊपर से उड़ती हुई आती है, आप हाथ रखते हैं आगे, आपके हाथ में बॉल आ गई, तो वो बॉल जो मोशन में थी उसको आपने चेंज किया है बाय अ पुश, उसको रोक करके, तो उसका मोशन चेंज हो गया। तो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा एक पत्थर था लुढ़कता हुआ आया, हमने उसको कोशिश की रोकने की, वो रुका नहीं, हमारे ऊपर से होता हुआ चला गया। मतलब हमने उसको रोकने की कोशिश को तो हमने की थी, एक्सटर्नल एफर्ट तो लगाया था, बट उसका मोशन चेंज नहीं हुआ, ऐसा ही रहा। ये दो एग्जांपल्स हो गई, ये आ गई मोशन की। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। आपने गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर को देखा होगा कि उसके हाथ में एक स्टीयरिंग व्हील होता है, जिसको स्टीयरिंग कहते हैं। तो वो उस व्हील को जब ऐसे करके उसको पुश करता है तो वो गाड़ी जो जा रही है सीधी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है इधर को, और जब उसको पुल करता है अपनी तरफ तो उसकी डायरेक्शन इधर को चेंज हो जाती है। इट मीन्स by applying a push or pull, the direction of a body in which is in motion can also be changed। तो ये एक्सटर्नल एफर्ट जो हो गया इसको हम कहते हैं फोर्स। ये एग्जांपल आगे, when you are having a direct contact with the body, उस बॉडी के साथ आपका डायरेक्ट कंटेक्ट है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ें किसी ऐसी भी परिस्थितियों में हो जाती हैं जब भी कि आपका डायरेक्ट कंटेक्ट किसी बॉडी के साथ नहीं हो पाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने मैग्नेट देखा होगा, ऐसा होता है मैग्नेट, और भी किसी इसी की जो शेप में हो सकता है, आमतौर पर ये बार मैग्नेट आपकी लैब में होता है। तो आपको पता है कि ये मैग्नेट क्या करता है, लोहे की बनी हुई तकरीबन चीज़ें जो हैं, लोहा जो आयरन निकल कोबाल्ट और भी होती हैं, लेकिन आयरन के जो चूँकि हमारे पास रेडली अवेलेबल होता है, तो हम देखते हैं कि एक मैग्नेट जो है ये लोहे की बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। यहाँ पर कील पड़े हुए थे, 2 4 5 कील पड़े हुए थे, आपने मैग्नेट इसके पास जा करके रखा, व्हाट वुड हैपन, तो ये कील जो हैं इस तरफ खींचे हुए आए जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक फोर्स है जो इसको अपनी तरफ खींच रही है, देयर इज ए पुल, जबकि इसके साथ आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, उसके साथ टच अप नहीं कर रहे हैं, दूर ही रखा है, बट इवन देन जो नेल्स हैं, ये कील्स जो हैं वो इधर खींचते हुए चले आ रहे हैं। और ये जो एक फोर्स है, एक पुल जो है, जो आपने मैग्नेट रखा है तो कीलें खींचती हुई इधर आती हैं, इसको हम कहते हैं इसको एक्शन एट ए डिस्टेंस। एक्शन एट ए डिस्टेंस मतलब एक डिस्टेंस पर है, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो इसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अगर आप मैग्नेटिज्म को इसके बेसिक पढ़ना चाहें तो एक वीडियो मेरा इसके YouTube पे है, आप उसको खोल करके देख सकते हैं। इस मैग्नेटिज्म खाली लिख रखा है, मैग्नेटिज्म 1 2 3 4 5 लेक्चर होंगे, उसको खोल करके आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ द मैग्नेटिज्म। एनीहो, हम इसको यही टच करके छोड़े जाते हैं कि ये जो एक्सटर्नल एफर्ट जो होती है ये डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है, बट एक्शन एट ए डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ ए पुश और पुल है। अब हमने पुल का एग्जांपल तो आपको दे दिया, अब हम पुश का एग्जांपल भी आपको देते हैं कि जैसे इसके आपको पता है नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक हमारे पास अगर मैग्नेट हो, इसका ये साउथ पोल है, एक और हमारे पास यहाँ एक मैग्नेट हो, इसका इधर साउथ हो इधर नॉर्थ हो, तो आपको पता है कि ये दोनों पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब अगर आपने एक मैग्नेट यहाँ लाया तो एक मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, तो इसका साउथ पोल इसके साउथ पोल के पास रख करके अगर आप दूसरा मैग्नेट इसके पास लाने की कोशिश करते हैं तो आपको एक वहाँ से पुल दिखेगा, एक दूसरे का आपको वहाँ से आपको पुश दिखेगा, सॉरी
एक पुश दिखेगा आपको, यहाँ ऐसा लगेगा कि ये इस तरफ पुश कर रहा है, इसको जोर लगा रहा है इधर कि मेरे पास मत आओ, एंड दैट पुश इज आल्सो अ फोर्स एंड इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स। सो ये क्लियर हो गया कि एफ में फोर्स है क्या, इट्स एन एक्सटर्नल एफर्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए पुश और पुल विच आइदर चेंजेस और इट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, द यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, 4-5 एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए। उसके बाद बात हम करते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कैसे करेंगे। आपको पहले बता दूं कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हमारे पास डायरेक्शन भी होती है। इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन, और इसका जो जीएस यूनिट है वो डाइन है, और 1 न्यूटन जो होता है अपना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ये इनका आपस का जो रिश्ता है। तो ये आपने पढ़े भी होंगे कहाँ, आपने फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जब हमने एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हमने कन्वर्ट किया था उस समय हमने इस चीज़ को यूज़ भी किया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अच्छा, तो अब हम इसको मैथमेटिकली भी आपको बता देते हैं। इफ अ बॉडी ऑफ मास m is moving or it is in the motion and it is having an acceleration a, then the force applied F is equal to m into a होता है जी। ये आपने पढ़ा होगा शायद कहीं छोटी क्लासों में, न्यूटन का सेकंड लॉ कहलाता है। यानी हो F is equal to ma। अब ma है तो इसका जो ma करके इसके अगर हम अलग से यूनिट निकालें तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे। तो m जो मास होता है इसका ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मास हो हमारे पास 1 किलोग्राम और वो बॉडी जो है हमारे फोर्स लगाने के बाद, एफर्ट लगाने के बाद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ चलना स्टार्ट हो गई, तो F किसके बराबर होएगा। F इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। जहाँ इसको हम ऐसा कर सकते हैं 1 न्यूटन का, अगर आपको थोड़ा ऐसा लगे तो आप ये लिख सकते हैं 1 किलोग्राम, ये था 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वो आ गया 1 न्यूटन। इसका मतलब 1 न्यूटन किसके बराबर आ गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि फोर्स विल बी 1 न्यूटन व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम it attains an acceleration of 1 meter per second square on the application of the force। तो इतनी फोर्स को हम कहते हैं 1 न्यूटन। अब एक आपसे कभी कभी जो रिलेशन पूछते हैं कि 1 किलोग्राम का और 1 न्यूटन, जो 1 किलोग्राम का और न्यूटन का आपस का क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन है, कितनी वैल्यू होती है। तो 1 किलोग्राम वेट जो होता है वो होता है 1 किलोग्राम इंटू वेट नीचे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप जानते हैं कि वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसलिए 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर आ गया, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। अब 9.8 न्यूटन क्यों, ये देखो 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये देखो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। तो इसलिए ये आ गया इन दोनों का रिश्ता, 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद आपके दिमाग में आएगा सर कि इसकी थ्योरी स्टार्ट कहाँ से हुई। आप तकरीबन बात करते हैं तो इसकी जो बेसिक जहाँ से जो स्टार्ट होता है वहाँ की थ्योरी आप तो इसकी बताते हैं। तो इनर्शिया की या फोर्स की या इसकी आपने थ्योरी पिछली वाली नहीं बताई। तो
माय डियर स्टूडेंट्स, हुआ ऐसे था, एक अरिस्टोटल करके एक ग्रीक एक जो फिलासफर थे इन द 5th सेंचुरी BC, तो उन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने थ्योरी ये दी थी, उन्होंने ये बात कही थी कि एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए एक बॉडी को मूव करने के लिए, लेकिन वो एक्चुअली हो गया कि वो एक्चुअली थ्योरी चली नहीं, गैलीलियो ने उसको फेल कर दिया। उसमें ये था कि तो उन्होंने ये बात कहा था कि एक जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तब तक बॉडी मूव नहीं कर सकती है। लेकिन ऐसा होता है कि आपने देखा है कि जब बॉडी, अगर हम बाल को ही नीचे हम तो एक हम लुढ़का दें तो वो तो अपने आप रुकता है ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉल एंड द अर्थ और द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। तो इसलिए वो थ्योरी ज़्यादा कोई चली नहीं अरिस्टोटल की। फिर उसके बाद गैलीलियो जो थे, इन्होंने 17th सेंचुरी में इन्होंने तो एक लॉ ऑफ इनर्शिया दिया, जिसको आप तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इन्होंने क्या किया, गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने दो एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहां अगर आप कोई बॉडी छोड़ते हैं तो वो क्या करेगी। अब ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर इंक्लाइंड प्लेन है, ऊपर से हमने एक बॉडी लुढ़का दी है नीचे की तरफ, तो क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन बढ़ेगी, स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी। ये उन्होंने कही पहली बात कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट को हमने मूव किया है डाउनवर्ड की तरफ, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, वो इंक्रीज होती जाएगी और उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वो स्पीड उसकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने ये बात कही कि अगर ऐसा ही प्लेन हो, लेकिन अगर हम यहाँ से लुढ़काते हुए एक बॉल को ऊपर की तरफ किसी फोर्स के साथ हमने बड़ी तेजी के साथ लुढ़का दिया, तो उसकी जो स्पीड जो है, उसकी वेलोसिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। नंबर 2 और नंबर 3 उन्होंने ये बात कहा कि अगर प्लेन सरफेस है, तो यहाँ पर आपने एक बॉल को लुढ़काया हुआ है किसी वेलोसिटी के साथ, तो अगर वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, इस बॉल और इस जो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, आगे से हवा का रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये मूव करता जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, ये मूव करता जाएगा, ना ही इसकी स्पीड कम होगी, ना ही ये रुक पाएगा। बट ऐसा सिर्फ जो स्टैंडर्ड कंडीशन की हम जो बात करते हैं, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। हवा का रेजिस्टेंस होता है और फ्रिक्शन एक जो बॉडी होती है उसके और जो हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच हमेशा एक फ्रिक्शन होएगी। एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया था। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये किया, इन्होंने एक ऐसी बॉडी ले ली कि जिसमें जो दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन है, एक जैसी स्लोप वाले, तो यहां से इन्होंने एक बॉल को लुढ़काया इस तरफ, तो इन्होंने क्या महसूस किया कि जब ये एंगल और ये एंगल एक जैसे हैं, तो ये बॉल यहाँ से लुढ़क करके इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इस तरफ चले जाएगा और जाएगा कितनी दूर तक, सेम हाइट तक, इसी सेम हाइट तक जाएगा। इफ, मैं इस बात को दोबारा कहता हूं, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन दिस बॉल and this surface and furthermore there is no resistance of the air, तो अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सेम हाइट तक जाएगा and it will cover equal distance between this point to this point and this point to this point। मतलब यहाँ से यहाँ जितना वो नीचे आया था, इतना ही यहाँ से इधर ऊपर जाएगा, तो सेम हाइट तक पहुँच करके वहाँ से वापस आया जाएगा, तो ये स्विंग करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली में क्यों इसलिए नहीं ऐसा होता है, क्योंकि फ्रिक्शन होती है। और अगर उसके बाद दूसरी बात गैलीलियो ने ये बात कही कि अगर इसका जो एंगल, इसका जो है स्लोप ऐसे कर दी जाए, स्लोप घटा दी जाए,
तो फिर क्या होगा, ये बाल यहाँ से जा करके दोबारा इधर जाएगा, लेकिन इतनी हाइट तक फिर जाएगा, इसके बराबर हाइट तक जाएगा यहाँ तक, तो इस हाइट से वापस आ जाएगा। लेकिन इधर पहुंचने के लिए इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। और थर्ड बात उन्होंने ये बात कही कि अगर इसकी स्लोप इसके बजाय इतना एंगल रखने के बजाय इसको बिल्कुल जहां से प्लेन कर दिया जाए ऐसे, तो फिर क्या होगा, ये बाल जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लुढ़कता हुआ जो चला जाएगा, ये अपने आप रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ये लुढ़कता हुआ चला जाएगा। तो ये दो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने एक बात हमारे दुनिया के सामने रखी। उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ रेस्ट आर द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी उतनी देर तक चेंज नहीं होंगे जितनी देर की हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें जो तो एरिस्टोटल थे उसमें सिर्फ ये अंतर था, उन्होंने कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स चाहिए उस चीज को मूव करने के लिए। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर एक बॉडी रेस्ट में है इट विल ऑलवेज रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, और अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो इट विल गो ऑन मूविंग। हम जितनी देर उसको हम एक्सटर्नल फोर्स उस पर हम नहीं लगाएंगे इतनी देर वो मूव करती रहेगी। ये बात इन्होंने कही थी, और इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन करते हैं कि द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी to change its state of rest or uniform motion or the direction of motion of the body is called as the law of inertia or simply inertia। अब inertia जो होती है, law of inertia, ये होते हैं हमारे पास तीन। आपने जैसे मैंने आपसे बात की थी, एक तो क्या की स्टेट ऑफ रेस्ट, और नंबर दूसरी बात की हमने यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद तीसरी बात की हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक की हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन की। इसी बात से यहाँ से इसके कितने हो गए, 1 2 और 3 तरह के हमारे पास लॉज ऑफ इनर्शिया हो गए। एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर ऑफ फर्स्ट हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि एक बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो इतनी देर तक रेस्ट में ही रहेगी कि जितनी देर तक आप उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। मैं रिपीट करता हूं कि द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैं एग्जांपल देता हूं, सिंपल एग्जांपल है, एक बुक है और वो टेबल पर पड़ी है, जितनी देर आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे इतनी देर वो अपने आप से उस अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती है। इट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसके बाद नंबर 2 आ गया लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन भी ऐसे ही कहता है कि द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ ए मोशन। इसका एग्जांपल देखो ऐसा होता है, सिंपल एग्जांपल है। जब आपने देखा होगा आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, तो वो ड्राइवर जो होता है गाड़ी को ब्रेक लगाता है, तो आप गाड़ी के बीच खड़े हैं, तो अब गाड़ी तो रुक गई है, आप क्या करते हैं, आगे वाली सवारी जो है, जब आगे की तरफ आपको धक्का सा लगता है, आप तकरीबन गिरते गिरते बचते हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? इट इज ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। वो इसलिए क्योंकि जब गाड़ी तो रुक गई, उसी के साथ आपका लोअर पोर्शन जो आपका गाड़ी के जो कांटेक्ट में था वो भी रुक गया, लेकिन आपकी बॉडी जो है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ दैट पार्ट ऑफ द बॉडी टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन। इसलिए आप मोशन में ही रहना चाहते हैं, इसलिए आप आगे की तरफ झुकते हैं, गिर भी पड़ती हैं। और जो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट की हमने बात की थी, जब गाड़ी चलने लगती है तो अब गाड़ी तो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को उसने चेंज कर दिया, आपकी बॉडी जो ऊपर वाला पोर्शन जो है वो चाहता है कि मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहूं, इसलिए आपको धक्का पीछे की तरफ लगता है।
और जो बच्चे खड़े रहते हैं जैसे गाड़ी में, और जैसे गाड़ी चलने लगती है धक्का पीछे लगता है, जब गाड़ी ब्रेक लगाती है तो धक्का आगे की तरफ लगता है। दीज आर द टू वेरी सिंपल एग्जांपल्स ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ये तो बिल्कुल सिंपल सी इसकी बात है। एक और भी इसका एक सिंपल एग्जांपल हो सकता है, जब आप चलती हुई गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हैं तो जैसे ही आप जमीन पे पांव रखते हैं गिर पड़ते हैं आगे। वाई? इट इज आल्सो ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। अब चूंकि गाड़ी तो चल रही थी, आप भी मोशन में थे, तो आप जैसे ही उस जमीन पे आपने पैर रखा, जमीन तो रेस्ट में है, तो आपकी बॉडी इमीडिएटली को उसको चाहिए कि वो रेस्ट में हो जाए, लेकिन उसकी इनएबिलिटी है, वो अपने जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज नहीं कर सकती है। उसके कारण क्या होता है, आप आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। ये दो एग्जांपल आ गए आपके पास, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड नाउ द थर्ड वन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपने देखा होगा गाड़ी में अगर आप बैठे हैं तो गाड़ी जा रही है सीधी स्पीड के साथ, जैसे ही आगे मोड़ आया तो ड्राइवर ने गाड़ी घुमाई अंदर की तरफ, इस तरफ की तरफ गाड़ी घुमाती है तो आपको एक फोर्स अप्लाई होती है बाहर की तरफ की, इस तरफ। और अगर आप सेंटर में बैठे हैं तो आप पक्का इस तरफ आप गिरने लगेंगे, और अगर गाड़ी जाते हुए इस तरफ घूम रही है तो आप इस तरफ गिरेंगे, दूसरी तरफ गिरेंगे। वाई? वो इसलिए कि अब जब उसने गाड़ी घुमाई तो वो गाड़ी तो घूम गई उस तरफ, लेकिन आपकी इनएबिलिटी है, आप अपने डायरेक्शन नहीं चेंज करना चाहते हो, आपकी बॉडी की इनएबिलिटी है, वो ऐसा चाहती है कि मैं सीधी ही जाऊं, इसलिए आपको इस तरफ एक फोर्स अप्लाई होती है और इस तरफ आप गिरने लगते हो। जब आपने देखा होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, एक रस्सी के साथ आगे पत्थर सा बांध के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वो पत्थर जो होता है, पत्थर गोल घूमने की कोशिश नहीं करता है, उसको तो सीधे ही जाना है। और उसको काउंटर करने के लिए आपको एक जोर लगाना पड़ता है अंदर की तरफ, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं शायद। तो ये दो एग्जांपल हैं, सिंपल सी एग्जांपल हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डायरेक्शन व्हेन द बॉडी इज इन मोशन। ये थी बात, सिंपल बात थी इनर्शिया की। अब इसके साथ मोमेंटम आता है, छोटा सा एक कंसेप्ट कि मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि अगर बॉडी मोशन में है तो कितने मोशन में है, इट इज कॉल्ड एज द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। और इसको मोमेंटम को हम लिखते हैं, अब जैसे फोर्स को F के साथ लिखते हैं, इसको हम P के साथ लिख सकते हैं, और P इज इक्वल टू M इंटू V होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी विद विच अ बॉडी इज मूविंग। और ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये P जो होती है ये मोमेंटम इट्स आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और P इज इक्वल टू M इंटू V होता है। और इसकी डायरेक्शन किधर को होगी? डायरेक्शन उधर को ही होगी जिस तरफ एक बॉडी जा रही है। इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होगा? इसका होता है किलोग्राम और इसका होता है मीटर पर सेकंड, और इसलिए इसका जो SI यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये हो गया इसका SI यूनिट। इसका डायमेंशनल फार्मूला भी इसी से आप देख सकते हैं, m हो गया इसका, और इसका होता है LT-1, तो MLT-1 इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अब इसमें एक बात आपके पास बड़ी मजेदार सी बात आती है, मजेदार बात ये आती है कि अब ये मोमेंटम में क्या होगा अगर दो बॉडीज हैं हमारे पास, फिर क्या होगा? अगर दो बॉडीज हैं, एक का मास जो अगर एक ही मास हम ले लेते हैं, सपोज कर लो हम पहले ऐसा करते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि दो बॉडीज हैं, उनका सेम मास है m। एक बॉडी जो है तो ज्यादा वेलोसिटी के साथ चल रही है, एक कम वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो आप बताएंगे मोमेंटम ज्यादा किसकी होगी? ये तकरीबन इसमें तो जो 1 या 2 नंबर के एग्जाम में ऑलमोस्ट ये जो पूछ लिए जाते हैं। सपोज कर लो दो बॉडीज हैं, हर एक का मास m ही है, एक बॉडी जो है v1 स्पीड के साथ चल रही है, एक बॉडी v2 वेलोसिटी के साथ मूव हो रही है। तो आप जानते हैं P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू V1 हो जाएगा, और जो P2 क्या हो जाएगा? m इंटू V2 हो जाएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू mb के बराबर होता है। तो आप क्या करें, इसको डिवाइड कर लें, P1 डिवाइडेड बाय P2 कर लें, ऐसे हो जाएगा P1
ऐसे P1 बाई P2 इज इक्वल टू MB1 डिवाइडेड बाय MB2 हो जाएगा, M और M कैंसिल हो जाएगा जी। इसलिए P1 बाई P2 इज इक्वल टू V1 बटे V2। इसका मतलब है अगर जे V1 ज्यादा है, इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर ऐसी बॉडी जिसका मतलब जो वेलोसिटी V1 जो है वो V2 से ज्यादा है, तो ये बॉडी जो है इसकी मोमेंटम P1 होगी, तो P1 जो है P2 से ज्यादा होगी। ये इससे ज्यादा है तो ये इससे ज्यादा होनी चाहिए। इट मीन्स द बॉडी विच इज मूविंग with a greater velocity will have the higher value of the momentum। उसकी मोमेंटम ज्यादा होनी है, जिसकी वेलोसिटी कम होगी उसकी मोमेंटम कम हो जानी है। नौ ये तो इसमें से दोनों केस हल हो जाएंगे। आपके वेलोसिटी ज्यादा है तब भी, जिसकी ज्यादा वेलोसिटी है उसकी ज्यादा मोमेंटम, जिसकी कम वेलोसिटी है उसकी कम मोमेंटम। अब दूसरा केस ये आ जाता है कि सपोज कर लो दो बॉडीज हैं हमारे पास, एक की मास m1 है, एक की मास m2 है, दोनों v वेलोसिटी के साथ मूव हो रहे हैं। आपको बताना है कि मोमेंटम ज्यादा किसकी होगी। तो आप क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे P1 इज इक्वल टू M1 इंटू बी हो जाएगा और P2 इज इक्वल टू M2 इंटू बी हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा ही हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आप क्या करें, डिवाइड कर लें। तो ये P1 बाई P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू वी डिवाइडेड बाई M2 इंटू वी। ये V और V कैंसिल हो जाएगा। अब अगर M1 जो M2 से ज्यादा है, अगर M1 M2 से ज्यादा है, तो आप मुझे बताइए कि मोमेंटम कौन सी बॉडी की ज्यादा होगी। अगर M1 M2 से ज्यादा है तो P1 जो P2 से ज्यादा होगा। इट मीन्स द बॉडी हैविंग हायर मास विल हैव मोर मोमेंटम, उसकी मोमेंटम ज्यादा होनी है। अब थर्ड केस है कि अगर आपके पास दो बॉडीज हैं, एक का मास M1 है, एक का मास M2 है। M1 जिसका मास है वो बॉडी V1 वेलोसिटी के साथ चल रही है, M2 जिसका मास है वो वेलोसिटी V2 के साथ चल रही है। और आपको दिया हुआ क्या है कि इनकी लीनियर मोमेंटम एक दूसरे के बराबर है। अगर ये P1 है, ये P2 है, तो P1 इज इक्वल टू P2 है। आपको रिलेशन बताना है कि आपको ये बात बतानी है कि कौन सी इन दोनों में से बॉडी तेज चल रही होगी, लाइटर मास वाली या हैवियर मास वाली। इसको बात बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से पहले P1 निकालेंगे। P1 इज इक्वल टू M1 V1, इसको इक्वेशन नंबर 1। उसको यहां से P2 निकाला, P2 इज इक्वल टू M2 इंटू V2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आपको दिया हुआ है कि P1 इज इक्वल टू P2 के बराबर है। इट मीन्स M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। अब क्या करें, यहां से M2 इधर ले आए हैं, तो M1 बाई M2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। अब यहां से आप देखें, इधर M1 ऊपर है तो इधर V2 ऊपर है, V1 इसके अपोजिट है नीचे। इसका मतलब हो क्या हो गया कि अगर M1 ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होनी है, और अगर M2 ज्यादा है तो फिर उसकी वेलोसिटी कम होनी है। मतलब कहने का हो गया कि इफ द टू बॉडीज which are having equal linear momenta are moving, in that case the body which is having a lighter weight will be moving with greater velocity। मतलब जो ऐसी बॉडी जिसका मास कम होगा वो तेज चल रही होगी, और जिसका मास ज़्यादा होगा वो धीरे चल रही होगी। तो ये है मोमेंटम के लिए। तो इसलिए ये सिंपल डेफिनेशन थी, कंसेप्ट्स थे आपको, तो ये हमने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इवन देन अगर दिमाग में कुछ कंसेप्ट आपको ना हो, आपके कुछ दिमाग में फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके डालिए, हम इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। स्टे होम, स्टे सेफ।